हाय फ्रेंड्स। आज से मैं टुडे इज 13 अप्रैल। आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर और ये आपके लिए रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने करंट अफेयर नहीं स्टार्ट किया था कभी, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो आई थॉट अगले सेशन में जब आपके जैसे एनडीए सीडीएस का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो अगले सीडीएस एनडीए के एग्जाम के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ और ये आपकी अगले एग्जाम तक रेगुलर रहेगा। यू विल गेट द पीडीएफ ऑल्सो। आपको सब कुछ इसका मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर जो भी लोग मुझसे जुड़े थे सीडीएस के लिए, एनडी के लिए, जीएस के लिए स्पेशली, अगर उनको लगता है कि जो मेरे से पढ़ाया हुआ है तो प्लीज़ टू कमेंट मैसेज कर सकते हैं आप मुझे कि क्या क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही, सो दैट इट विल हेल्प मी कि उसके अकॉर्डिंगली और अच्छा करने के लिए। ओके, ऑल द मैं भी पेपर देखूंगा बट अभी तक देखा नहीं मैंने। चलिए अब यहाँ पे 11 अप्रैल की न्यूज़ पहली बात करते हैं। और हाँ, जो भी हम न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके हम पूरे इम्प्लीकेशन के साथ बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के साथ बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन उस पर पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो सेफ मदरहुड डे, देखो मेरे लिए डे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीधा मुंह पे बोलता हूँ। मैं क्या पता नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये किसके वजह से मनाया जाता है वो मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, बर्थ एनिवर्सरी कस्तूरबा गांधी की। आपको पता ही हो कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी। अब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी से मुझे क्या याद आना चाहिए, अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इनकी वजह से मुझे याद आना चाहिए धरसाना सत्याग्रह। धरसाना सत्याग्रह मुझे इनसे याद आना चाहिए। दरसाना सत्याग्रह के बारे में एक दो क्वेश्चन हमेशा इसमें पूछे गए हैं, एनडीए सीडीएस में हमेशा पूछे, एनडीए सीडीएस का हर एक एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ एनडीए सीडीएस के बारे में थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, तो हर एक एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है। दरसाना सत्याग्रह के अंदर गांधी जी का कोई रोल नहीं था, मतलब गांधी जी का प्लान था कि ही विल आल्सो गो देयर, बट उससे पहले ही वो अरेस्ट कर लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने जब दांडी में नमक कानून तोड़ा तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और धरसाना सत्याग्रह 21 मई को हुआ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि और कौन, धरसाना सत्याग्रह में कस्तूरबा गांधी जी गई थी, साथ में और कौन कौन से लोग थे, सरोजिनी नायडू उनके साथ गए थे, पटेल जी थे। ओके, तो ये सारे लोग उनके साथ एक्टिव थे। उनके साथ एक और पर्सन एक्टिव था जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसने पूरा एक्सटेंसिवली उसको कवर किया था, उसका नाम था वेव मिलर। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वेव मिलर। इनके नाम पे क्वेश्चन आ चुका है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस जर्नलिस्ट ने एक्सटेंसिवली कवर किया था। एक बार तो ऐसी भी पूछा जा चुका है कि कौन से मास मूवमेंट को एक्सटेंसिवली यूरोपियन मीडिया एंड दिस अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को काफी बाकायदा कवर किया गया था। उसके बाद तो आप देखो मोस्टली जितने भी मास मूवमेंट हुए सबको कवर ही किया गया था, इवन अपने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी काफी एक्सटेंसिवली कवर किया गया था बाय द यूरोपियन मीडिया। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे वही है, अभी फॉर द सेफ मदरहुड डे की बात करते हैं तो मैटरनल हेल्थ एंड वेलबींग की बात होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम कम करने की बातें करते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इसका मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में जाके बच्चे की डिलीवरी करवाइए, ठीक है, ऐसा नहीं घर पे। पहले सिस्टम हुआ करता था ना कि गाँव में घरों में जाके जो कराया जाता था, तो उतना सेफ नहीं होता, उतना वो पूरी तरह सेफ नहीं होता। तो बेटर होता है कि आप जाके हॉस्पिटल में कराएं। उसके लिए गवर्नमेंट ने दुनिया भर की स्कीम चला रखी है, जैसे जनानी सुरक्षा बीमा योजना है, जिसके अंदर औरतों को कुछ 6,000 तक का कुछ बेनिफिट दिया मिलता है, 2,000 करके बेनिफिट उनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके, तो इस तरह के आपके स्कीम से, पोषण अभियान जो बच्चे के लिए होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, जिससे कि जो औरतें हैं वो जाके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं। अब आपके लिए एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, देयर इज अ डिफरेंस कि ये सब कहाँ मिलेगा आपको, सरकारी अस्पताल में मिलेगा। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? सरकारी अस्पताल में एक मिडिल क्लास की इनकम जाती है और एक लोअर क्लास की इनकम जाती है, तो सरकार बेसिकली उन्हीं के लिए काम कर रही है। हायर क्लास की इनकम को ये सब जरूरत नहीं है, वो तो ये सब के बारे में जानते भी नहीं, उनके लिए दुनिया भर के अलग अलग की अपने इंश्योरेंस प्लान है उनके, तो ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए नहीं चलती है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो यहाँ पे लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए चलाई जा रही है एक तरह से, जो उनको ये सब चीजें प्रोवाइड कराना चाहती है, ठीक है। चलिए, तो मेन यहाँ पे आप धरसाना सत्याग्रह दिमाग में रखेंगे और सेफ मदरहुड डे अगर आपको दिमाग में रखना है तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उस दिन कस्तूरबा गांधी जी का बर्थडे, मतलब जन्म दिवस, ठीक है, उनके जयंती पे एक तरह बोल सकते हैं। तो देखिए, धरसाना सत्याग्रह मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये भी पूछते हैं कि धरसाना सत्याग्रह में क्या महात्मा गांधी जी गए थे? नहीं गए थे भैया, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बताना चाहता हूँ यहाँ पे बस, ठीक है। धरसाना सॉल्ट वर्कर्स, नवसरी गुजरात, और ब्रिटिश कंट्रोल्ड सॉल्ट डेपो स्ट्रेटेजिकली चूजन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द दांडी मार्च। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रिप्रेशन हुआ था, लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, एक ब्रुटैलिटी पूरी दिखाई थी वेब मिलर ने। और जब यूरोप में और जब बाकी जगह पे फैलने लगा कि ऐसा हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स की काफी निंदा हुई, बहुत ज्यादा निंदा हुई थी। इसके बाद इरविन को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, निंदा का सामना करना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पे आते हैं। यहाँ पे
बाकी तो इसके बारे में आपको डिटेल्स पूरी मिल जाएंगी, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आई विल शेयर दैट्स ओके। वेब मिलर का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। हिज अकाउंट अपीयर्ड इन अराउंड 1350 न्यूज़पेपर ग्लोबली, जनरेटिंग मैसिव सिंपैथी फॉर इंडिया, एक्सपोजिंग। इसी टाइम पे बोला था गांधी जी ने, बोला था राइट वर्सेस माइट, राइट वर्सेस माइट की बात उन्होंने की थी इस टाइम गांधी जी ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बुक है केयरलेस पीपल। अभी देखो किस लिए न्यूज में है, क्योंकि उसका कभी भी वैसी बुक्स आपसे एग्जाम में पूछ जाती है जो कंट्रोवर्शियल रही हो थोड़ी सी, ओके। तो जो केयरलेस पीपल है वो लिखी है सारा विलियम ने लिखी है। एक वर्कर मतलब एम्प्लॉय भी थी फेसबुक की, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से फेसबुक ने मतलब यहाँ पे अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, कैसे यहाँ पे ट्रम्प के इलेक्शन में उनका यूज हुआ है, कैसे चाइना के साथ उनके रिलेशंस हैं, और एक तरह से पैसे के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं जो कि आइडियली गलत है, ठीक है। पूरी तरह से किसी आइडियलिस्टिक अप्रोच उनका नहीं रहा है, ओनली फॉर द मनी उनके अप्रोचेस चेंज होते रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे केयरलेस पीपल अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रीड एंड द लॉस्ट आइडियलिज्म, काफी कंट्रोवर्शियल बुक रही है, काफी लंबे टाइम के लिए बैन भी कर दी गई थी, लेकिन वापस इतना ज्यादा इशू रहा कि बैन नहीं हो पाई है, फिर वापस जनता में आई गई है, तो ये काफी चर्चा में रही है बुक, ठीक है। सारा विन विलियम ने लिखा है केयरलेस पीपल। चलिए, और किसके बारे में, तो अबाउट द फेसबुक की स्टोरी है पूरी, कि फेसबुक ने कैसे अपने बोलते हैं ना सोशल मीडिया का यूज किया है, सो दैट इज ऑल अबाउट, ओके। अगला ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो आपका 9th एडिशन हो रहा है 2025 का, इसमें अपनी इसकी थीम आपसे पूछी जाती है कि थीम क्या है, तो इसकी थीम है संभावना। संभावना इज द थीम ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जो कि अपने इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, और संभावना का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आगे फर्दर रेवेन्यूज हमारे क्या क्या है, और इसका आपको, ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ही जरूरी है, इसमें और कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा। वही तो आपको एज इट इज मैंने जो पीआईबी मेन जो आपको चीजें मैं बता रहा हूं मैं, और आगे बताऊंगा भी, उसका मेजर सोर्स मेरा पीआईबी का ही रहेगा, बिकॉज पीआईबी की जो न्यूज होती है आजकल यूपीएससी भी उसको फॉलो करता है, और यूपीएससी वहीं से देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने देखा है। सो दैट्स व्हाई पीआईबी की इन्फॉर्मेशन को आप बिल्कुल इग्नोर मत किया कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, पीआईबी बैक तो सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप फिर भी अगर कोई भी न्यूज आप फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर द पीआईबी। अगर पीआईबी भी अगर आप फॉलो कर लेंगे ना अच्छे से, तो 10 में से आपके अगर 5-6 तो मैं वहीं से भी सही हो सकते हैं। पीआईबी इतना पावरफुल है, मतलब वहां से चीजें आती हैं। इवन आई एम टॉकिंग फॉर द एनी अदर एग्जाम, आप यूपीएससी सीएससी के लिए भी जा रहे हैं तो पीआईबी इज मस्ट, ठीक है। पीआईबी को मत इग्नोर करिए। आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, कोई भी एक चैनल फॉलो करिए, कोई भी एक सोर्स फॉलो करिए, वो कोई भी हो अभी, तो आपको जो भी चीज यहाँ पे मैं दूंगा कहीं ना कहीं उसका पीआईबी से लिंक रहेगा ही रहेगा। तो ये भी पीआईबी सोर्स है इसका, ओके। फोकस वहां पे यही है कि किस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या चीजें, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा, तो उसी के ऊपर ऑफकोर्स ऐसे समिट्स वही होती है। हमको ऐसे समिट के सिर्फ थीम पूछे जाते हैं, और कहाँ पे हुआ ये पूछा जाता है। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 9th एडिशन भी कभी कभी नहीं पूछते, उसका क्वेश्चन में दे देते हैं, द 9th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट टुक प्लेस एट, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो न्यू दिल्ली में हुआ था, ओके। और थीम क्या थे, संभावना, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अब यहां पे एक न्यूज है, डबलिंग ऑफ द तिरुपति पकला कटापड़ी सिंगल रेल लाइन। जो सिंगल रेल लाइन था उसको डबल किया गया। कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, सच बताऊं, ऐसी न्यूज हमारी कंट्री में कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, आपने रेलवे लाइन को डबल कर दिया, ये कोई, लेकिन पीआईबी में आया है। पर्पस क्या है, पीआईबी में आया है, और किसका पार्ट है हमें समझना पड़ेगा हर चीज को, कि ये जो लाइन, ये जो मोदी जी की फोटो लगा के, रेलवे की फोटो लगा के, और जो फोटो बना के लोग जो डाल रहे हैं, इसमें आपको एक कॉस्ट वॉस्ट आप नहीं लर्न कर पाएंगे ना। आपको करना है कितने विलेज को, कितनी पॉपुलेशन को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। देखो कहीं भी रेलवे लाइन बनेगी तो ये सब तो होगा ही होगा। और टास्क इज नॉट टू लर्न दिस थिंग्स, ये हमारा बिल्कुल मतलब बोलते ना कि ट्रिवियल डेटा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा ये हो जाता है कि किस चीज को कनेक्ट कर रही है, कौन से मंदिरों को कनेक्ट कर रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि तिरुपति और तिरुमाला, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और आपको पता है रिवर्स के थ्रू तो एक तो कल्चरल टूरिज्म बूस्ट हो ही रहा है, साथ में जो प्रोजेक्ट है तिरुपति पक्कल कटपड़ी जो रेलवे लाइन का जो को डबल किया गया, कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब पीएम गति शक्ति अपने आप में एक तरह से पूरा होलिस्टिक प्लान है, जिसके अंदर सही बताऊं तो इसको 2021 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने लॉन्च किया था। और पर्पस ये था कि जितने भी हमारे
इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जोन्स है, अपने भारतमाला जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे पोर्ट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सबके साथ इसको कनेक्ट किया जाए, मतलब सबको एक तरह से ना सिंक किया जाए। तो पीएम गति शक्ति यहाँ पे सबको सिंक करने की बात करता है। ओके, तो देखिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपको सिर्फ पीआईबी की, देखो पीआईबी, आई ऑलवेज प्रेफर द पीआईबी एंड ट्रस्ट मी, पीआईबी इज द बेस्ट सोर्स फॉर, क्योंकि देखो आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या आप करंट अफेयर का अभी साथ पेपर दे के आए होंगे आप लोग, तो इतना आपको भी समझेगा कि करंट अफेयर का कोई हाथ पैर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करूं अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और एक ही सोर्स में मैं डिपेंड करूं, बोले यही करना है बस, बाकी जो दुनिया में चल रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं, आई एम फॉलोइंग ओनली एंड ओनली पीआईबी। उसमें पीएम की विजिट भी आ जाती है, कौन से प्रेसिडेंट को कौन सा ऑनर मिला है, पीएम को कौन सा ऑनर मिला है, सब कुछ वहां पे कवर हो जाता है, अवार्ड्स कवर हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, एक दो ग्रैमियों में अवार्ड आ गया, छोड़ दो यार, उसको क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आप भी नजर तो रखते ही हो ना इतना करंट अफेयर पे। तो अगर एक भी अगर अच्छे से कर लो, पीआईबी भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, बस आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, और हमेशा से मेरा यही अप्रोच रहा है, मैं आपको कभी भी यहाँ पे मिसगाइड करने के लिए नहीं बैठा हूं। ओके चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मल्टी मॉडल एक तरह से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी इसके अंदर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कुछ सिंगल मिनिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री यहाँ इन्वॉल्व है, कुछ 16 मिनिस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व चल रही हैं। ठीक है, पीएम गति शक्ति के अंदर देखो कारगिल मूवमेंट को यहाँ पे फास्ट किया जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, तो ये ऑफकोर्स उसी का पार्ट है। देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे अलाउड, 7 से 8 प्रोजेक्ट को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, उड़ान हो गया, भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, इनलैंड वाटर, ड्राई पोर्ट, उड़ान, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लोग साथ में मर्ज करेंगे अंडर द पीएम गति शक्ति। उसी का पार्ट आपको ये जो भी डबलिंग ऑफ द रेलवे लाइन हुआ है ना, फ्रॉम तिरुमाला टू द दिस तिरुपति, ठीक है, जो कनेक्टिविटी बढ़ी है अभी, तिरुपति पक्का लाइन कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया गया, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट आते हुए आगे मिलेंगे अभी। ठीक है, जैसे इसके कुछ अभी ये तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, देखिए उसी के पिक्चर्स आपको डाली है मैंने, जिसको पिक्चर से थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, और पीआईबी इसमें अच्छा काम करता है। देखिए 7 इंजन से, देखिए रोड्स कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, एयरपोर्ट को सुधारेंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा करेंगे, लॉजिस्टिक अच्छा करेंगे, रेलवे पोर्ट वाटरवे। तो आपको नहीं लगता कि पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है अंडर द पीएम गति शक्ति? तो क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपको किस चीज के लिए है, पर्पस क्या है? तो पर्पस हमें पता होना चाहिए, बस हम बहुत कुछ पर्पस से भी समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट क्या बोल रहा है भैया, दे आर पार्टनर विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू लॉन्च इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। एग्जाम में आ सकता है, अगेन सोर्सेज पीआईबी, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द पीआईबी। पिक्चर है जहां पे एक फोटो वोटो ली जा रही मस्त आराम से, मीटिंग वोटिंग करने के बाद। ये क्यों किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हमारी जो स्किल डेवलपमेंट ने क्यों ये पार्टनरशिप किया है, पर्पस क्या है, क्यों लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको एक्सेलरेट कैसे करेंगे भाई? ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, ये बताएंगे कि किस तरह से अभी की डिमांड क्या है और आपको कैसे चेंजेस करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूथ है अभी भी हमारे यहाँ पे, कंपनी की डिमांड कुछ और है, यूथ को पढ़ाया कुछ और जा रहा है, सिखाया कुछ और जा रहा है। तो दोनों को कैसे यहाँ पे कोलैबोरेट करना है, दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, वो यहाँ पे पर्पस है यहाँ पे। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप किया है एंड लॉन्च द स्किल एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए, एज इंडिया नेविगेट रैपिड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक चेंजेस, स्किल गैप साइटेड 65% है। ये आपको पूरा आराम से पीआईबी का डेटा है, यू कैन रीड इट। ठीक है, वही एक देखो क्या किया जाएगा, एआई, रोबोटिक्स, एनर्जी इनिशिएटिव, इस सब के ऊपर काम कराया जाएगा यूथ को, बस यही बात है और क्या। ये बहुत अच्छी न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये कभी भी पूछी जा सकती है आपको कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना कैंपस सेटअप किया दुबई में। ठीक है, और उसको 2 फेज में लोग सेटअप करने वाले हैं। पहला फेज वो लोग ऑलरेडी, इसका जो करिकुलम है वो सितंबर 2025 से चालू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब ये सच में बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, आपको रहेगा, आगे भी न्यूज में बना रहेगा। ये न्यूज इन ट्रांजिशन चलता रहेगा आपको। ठीक है, ये न्यूज आई है, फिर बनना चालू होगा, तभी भी रहेगा जब इसको इनॉग्रेट करने जाएंगे हमारे पीएम। ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा कोई ना कोई तो, या फिर हमारे विदेश मंत्री जा सकते हैं इनॉग्रेट करने के लिए, तभी भी न्यूज बना रहेगा। तो डेफिनेटली दिस विल बी सितंबर में इनॉग्रेशन होगा, सितंबर में इसका करिकुलम चालू हो जाएगा, सॉरी। तो डेफिनेटली आपके सितंबर तक के पेपर के लिए दिस, और बीच में कोई भी पेपर अगर आपका आता है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और कहां पे, यूएई में हो रहा है आपका। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस तो हो गया, और कुछ आपको, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल आल्सो सेट अप देयर इंडियन पवेलियन इन द एक्सपो सिटी दुबई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे आईआईएम अहमदाबाद की है। ओके,
चलिए फर्स्ट फेज इनका सितंबर में चालू हो जाएगा। अच्छा अब अगली न्यूज, आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट किया है। तुम बोलोगे ये तो हर 2 महीने में न्यूज आ जाती है, बिल्कुल न्यूज आ जाती है, लेकिन इससे मेरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है? बिल्कुल बनता है। जो लोगों ने मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको समझ में आ जाएगा कि रेपो रेट जब कम होता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखो जब रेपो रेट कम होता है तो आरबीआई से जो बैंक्स होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दे कैन टेक द लोन। ओके, दे कैन टेक द लोन, दे कैन इन्वेस्ट। तो जब भी रेपो रेट कट हो तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एकोमोडेटिव दिस मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अब एक्सपैंड कर सकते हो, इसको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे कमर्शियल बैंक अब ज्यादा लेंड कर सकते हैं मनी। ओके, थोड़ा सा और पर्पस क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबका पर्पस क्या होता है? इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को, इसको मैनेज करना होता है, यही सब इनका काम है। ठीक है, जरा इनका इंपैक्ट देख लेते हैं। जरा इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चालू करूंगा, चिंता मत करिए आप लोग, क्योंकि इस बार तो काफी फास्ट मैंने बताया है, ऐसे पीआईक्यू के थ्रू काफी चीजें बताई हैं। विद द कंसेप्ट आई विल गो थ्रू। ओके, सो हियर सी, देखो अगर रेपो रेट कम किया जाएगा तो क्या होगा? बैंक आराम से आरबीआई से लोन ले सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट फॉर टू द कंज्यूमर, या फिर मतलब जो भी, अब दे कैन इन्वेस्ट इजीली, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो उससे कंज्यूमर को क्या मिलेगा भाई? ईएमआई डिक्रीज हो सकती है, मतलब कॉस्ट वही डिक्रीज होगा और क्या। ठीक है, ज्यादा क्रेडिट फ्लो होगा मार्केट में, मतलब ज्यादा क्रेडिट फ्लो होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर कंपनी अपना और क्या बोलते हैं, ग्रोथ बढ़ाएंगी तो उससे लोगों का फायदा होगा। अगेन दिस साइकिल विल रिपीट। ओके, सो दिस विल टेक प्लेस। सो यहाँ पे कभी कभी मॉनेटरी पॉलिसी आप आराम से देखो, 6 मेंबर की कमेटी होती है, ऑलरेडी पढ़ा रखा आप लोगों को, 6 मेंबर की कमेटी होती है और उसके अंदर जो आरबीआई के चेयरमैन होते हैं उसके हेड होते हैं। इनकी हर 2 महीने में मीटिंग होती है। मतलब मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जो मिनिमम कोटा होता है, कोरम जो होता है वो 4 लोगों का होता है। जो 3 इसके मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, और जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। और जो 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, उसमें एक होते हैं गवर्नर, एक होते हैं डिप्टी गवर्नर, और एक होते हैं एक ऑफिसर होते हैं आरबीआई के ही। ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से 3 नॉमिनेटेड होते हैं यहाँ पे। और जब भी यहाँ पे वोट अगर टाई हो जाए तो वहां पे कास्टिंग वोट होता है आरबीआई गवर्नर के पास। आरबीआई गवर्नर हैज 1 एक्स्ट्रा वोट, जो करके जो भी टाई को टाई ब्रेकर वोट आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। किसके लिए भैया? वही है, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, यही मोटो है इसका। अब इसको आराम से आप पढ़ सकते हो कि रेपो रेट का क्या मतलब है। देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं 14 दिन के लिए, ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में शेड्यूल बैंक अपने इसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं, आरबीआई उनसे मांगता है। ओके, सीआरआर क्या होता है? सर्टेन अमाउंट दैट आरबीआई बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट। और एसएलआर के थ्रू क्या होता है? दे हैव टू मेंटेन दैट सर्टेन अमाउंट विद देमसेल्फ, बट डजंट मीन ओनली इन कैश। जरूरी नहीं कि वो कैश में ही होगा, वो गोल्ड में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते हैं। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट जो फंड्स होते हैं उसके थ्रू रख सकते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब उसी सोर्स में रखोगे आप वो पैसा जो सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है, वो डूबने के चांसेस, क्योंकि मेनली गवर्नमेंट वाली चीजों में आप रख सकते हो। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे सकते हैं, जैसे रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको, तो ये बातें आपको ऑलरेडी बता रखी है मैंने। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है कि एक बोलते ना कि इमरजेंसी विंडो है। अगर बैंकों के पास फंड शॉर्ट पड़ रहा है तो क्या बोलते हैं, अपने आरबीआई के पास आके थ्रू दिस मेथोडोलॉजी दे कैन आस्क फॉर द मनी, दे कैन आस्क फॉर द लोन। ओके, ओवरऑल मार्केट ऑपरेशन क्या होता है इसके अंदर? गवर्नमेंट इसके अंदर आरबीआई फिर बैंक क्या करते हैं? सेल करते हैं, बाई करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, अभी ये जो पॉलिसी जब कट की जाती है तो किस टाइप की पॉलिसी होती है? एकोमोडेटिव। जब सेम रखा जाता है तो उसको न्यूट्रल बोल सकते हो, जब इंक्रीज किया जाता है तो टाइट बोला जाता है उसको, ये टर्म। या फिर एकोमोडेटिव को एक्सपेंशनिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए रिसेंट डेवलपमेंट में 0. ये तो देखो बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन उसकी इंप्लीकेशंस हमेशा से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आगे, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। देखिए ऐसे फेस्टिवल पूछे जाते हैं, तो एप्रिकॉट जो ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में हो रहा है, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है वो कहाँ होता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है शिलोंग, दैट इज मेघालय के अंदर। तो ये बस इतना पता होना चाहिए कि एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है लद्दाख के अंदर। अभी देखो इससे क्या होता है, टूरिज्म बूस्ट होता है, लोग वहां पे जाते हैं, वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है, यही सब चीजें होती है वहां पे। हर एक फेस्टिवल जो होते हैं ना, यही पर्पज होता है इनका। ठीक है, बाकी इस जगहों पे मनाया जा रहा है। देखिए पूरा शेड्यूल आपको दे दिया है, जाना है तो जा सकते हैं आप। ठीक है, आज से चालू है। ओके, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन।
कल्चरल परफॉर्मेंस होती है, सारी चीजें वहां पे होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिलोंग का क्या है, चेरी ब्लॉसम है। ओके, तो इसमें बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे, मतलब चिंता क्या, बहुत सिंपल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे चिल आउट विद कॉप्स इन दिस कैफे। तो देखिए एक नया एक कंसेप्ट चालू किया गया है, इसको बोलते हैं कैफे रिश्ता। कैफे रिश्ता चालू किया गया है। कैफे रिश्ता किसके साथ चालू किया गया भैया, कहाँ चालू किया गया? देखो हमारे अंदर ना एक पुलिस के लिए अलग से धारणा है, हम पुलिस को देख के थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं। पुलिस अगर हमें पुलिस वाले कोई अगर हमें साथ में आके बैठ जाना तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, एक हमारे अंदर डर होता है, वो जो भाव नॉर्मल सी बात है। तो वही यहाँ पे उसी को कम करने के लिए एक नया कंसेप्ट नोएडा में चालू किया है, कैफे रिश्ता, जहाँ पे नोएडा पुलिस एक तरह से नोएडा पुलिस के साथ लोग जाके एक तरह से कॉफी वॉफी पी सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, जो भी एक तरह से उनका अप्रोच है। तो सो दैट एक ना पुलिस फ्रेंडली अप्रोच लोगों में बने, यही एक थॉट है इसका, और कुछ इसके पीछे और नहीं है। चलिए अगला यहाँ पे है नीलगिरी थार। अब नीलगिरी थार आपको तहर, सॉरी थार नहीं तहर, देखो स्पेलिंग पूरे वर्ड सेम है ना, थार के भी वही होते हैं। तो नीलगिरी तहर, अब नीलगिरी तहर एक नेशनल सॉरी स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, नीलगिरी वाले एरिया में पाया जाता है। और सही बताऊं तो भाई एक एंडेमिक सॉरी क्या बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और इसका सेंसस चालू किया है केरला और तमिलनाडु ने। केरला और तमिलनाडु ने इसका सेंसस स्टार्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में रहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या बोलते हैं स्टेटस क्या है, तो इट इज एंडेंजर्ड स्टेटस एज पर द IUCN। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए बस। और इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ द तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात होगी तो आपको तमिलनाडु का कितने नेशनल पार्क है तमिलनाडु के पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि नेशनल पार्क आप एक दिन में पढ़ने जाते हो, आपको भूल जाता है, कुछ चीजें इधर उधर भटक जाती है, तो क्यों ना करंट अफेयर के साथ ये सब चीजें कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क आपको लिखवा देता हूं मैं। देखो पहला लिखो ग्विंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु का है, NP लिख देता हूं यहाँ पे मैं। गल्फ ऑफ मन्नार है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही वैसे, तो नेशनल पार्क के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुडुमुलाई, मुडुमुलाई नेशनल पार्क। उसके बाद इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। और केरला के नेशनल पार्क लिख लो भैया, केरला के पूछा जाता है। केरला के तो दो बहुत फेमस है, साइलेंट वैली और पेरियार वाइल्ड लाइफ, पेरियार नेशनल पार्क भी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो साइलेंट वैली और पेरियार आपको पता ही होंगे। एक है इराविकुलम, इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क। फिर एक इडुक्की, इडुक्की तो रिवर के नाम पे ही है, और इडुक्की रिवर बहुत ज्यादा फेमस तब हो गई थी जब बाढ़ आई थी 2018 में बाढ़ आ गई थी ना वहां पे, तो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इडुक्की रिवर। ठीक है, इडुक्की डैम की वजह से। तो इडुक्की नेशनल पार्क है। जैसे हमने इराविकुलम पढ़ा, वैसे परम्बिकुलम, ये आई थिंक मैंने बताया भी था आप लोगों को मैंने। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे अभी तमिलनाडु को वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए गुंडी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, मुखुर्ती हो गया, मुडुमुलाई हो गया, इंदिरा गांधी हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अभी नहीं देना चाहता कि इसमें से कौन सा पढ़ो कौन सा नहीं पढ़ो, बिकॉज इफ यू आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन, ऐसा होता है क्योंकि हमने पेपर दिया, ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, अगली बार और एक अच्छा अप्रोच के साथ पढ़ाई करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी एरर मत रखो। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, अभी देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, गुंडी उन्होंने पूछ रखा है, मुडुमुलाई पूछ रखा है, मुखुर्ती नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन बाकी के चारों उन्होंने पूछ रखा है। अन्नामलाई, अन्नामलाई तो यार अपने अन्नामलाई जी के नाम पे भी रख सकते हो आप, जो IPS रहे थे अन्नामलाई जी, वो भी तमिलनाडु के हैं, तो उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके, BJP के अध्यक्ष रहे थे, अभी तो उन्होंने रिजाइन दे दिया BJP के अध्यक्ष पद से तमिलनाडु के। ओके, केरला के पेरियार जी खुद रहे हैं, केरला के साइलेंट वैली काफी फेमस है, इराविकुलम हो गया। ओके, तो काफी चीजें, इडुक्की, परम्बिकुलम। चलिए ये देखो, ये नीलगिरी तहर है, जिसकी फोटो आपके लिए डाली है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो, मस्त अच्छी दिखती है। ओके, बाकी यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नेशनल पार्क, दोनों जो स्टेट के हैं, केरला के हैं और यहाँ पे तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा मैप भी डाल दिया केरला का मैंने, जो आपको बहुत सारी चीजें बता देगा। ठीक है, कासरगोड आपको याद आना चाहिए, फैमिली मैन से। ठीक है, कासरगोड़ा, जहां से वो अपना था ना, फैमिली मैन में कौन सा था, एक विलन था जो आतंकवादी था, वो कासरगोड का ही था, उसकी मम्मी को ढूंढने के लिए कासरगोड ही गया था अपना मनोज वाजपेयी। ठीक है, चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है सोलास के बारे में। सोला, देखो सोला फॉरेस्ट,
क्या पता आपको आया भी हो, मैंने तो पेपर देखा नहीं अभी तक, बट सोलर फॉरेस्ट के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं कि सोलार्स कहाँ मिलते हैं भैया। तो सोलार्स आपको मिलेंगे तमिलनाडु में मतलब बेसिकली नीलगिरीज में मिलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आपको सोलार्स देखने को मिलेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, दे आर द टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। किस नाम पे पढ़े भाई? तमिल वर्ड सोलाई विच मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देख लिया आपने अभी, PYQ है ये। बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे PYQ भी सिखा दूंगा मैं, चिंता मत करिए। सो दिस इज द वे आई कनेक्ट द करंट अफेयर विद द ज्योग्राफी विद हिस्ट्री। यही मेरा अप्रोच हमेशा से रहा है और आई थिंक इसी बेस्ट अप्रोच की वजह से बोलते हैं कि मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि एक अप्रोच के साथ जब हम बाकी चीजें भी कनेक्ट करना चालू कर देते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई थोड़ी और अच्छी हो जाती है। मेरा ये बोलना है अभी, ठीक है। चलिए, अब एक और न्यूज चल रही है भैया, वो भी इसको लेके ही चल रही है, अपने बांदीपुर से रिलेटेड। बांदीपुर देखो, जहाँ पे मतलब बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, तो उसके बीच से रोड जाता है, एक हाईवे जाता है। तो उसमें क्या था, रात के टाइम पे ना उसका रोक दिया गया था कि रात के टाइम पे बंद रहेगा, क्योंकि बीच में जानवर आ जाते हैं, मर जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं हो जाता है, तो उसी पे रोक लगाया गया था। लेकिन अब सुनने में आया है कि वापस चालू किया जाएगा वो, तो इसीलिए सेव बांदीपुर का कैंपेन चालू किया गया है सोशल मीडिया पे, और काफी न्यूज में इसलिए रहा है वो, ठीक है। तो मेरे लिए बांदीपुर तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ना फिर, कि बांदीपुर, अच्छा बांदीपुर न्यूज में रहा है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, तो कहाँ पे है? कर्नाटका में, तो सिर्फ बांदीपुर ही है क्या? तो मेरे लिए और भी चीजें पढ़ना फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, अब कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बांदीपुर हो गया, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। अब तो बोलोगे काबिनी वर्ड सुना है, क्योंकि काबिनी इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर, ठीक है। भद्रावती, ठीक है। अंशी नेशनल पार्क, कितनी बार पूछा हुआ अंशी के वर्ण, नागरहोल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कर्नाटका में मिलेंगे बांदीपुर के साथ, ठीक है। चलिए, और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होंगी, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। आपको कोई भी अगर समस्या है रिगार्डिंग, आपको जानना चाहते हो, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारे काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब देखो हमने कितने स्टेट के नेशनल पार्क पढ़ लिया। यहाँ पे हमने 3 स्टेट के बड़े बड़े भाई, 3, तमिलनाडु, केरला और यहाँ पे कर्नाटका, इनके नेशनल पार्क हमने आराम से कवर कर लिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई होती है, मेरा यही अप्रोच है। चलिए, एक और न्यूज यहाँ पे थोड़ी फेमस है, वैसे उतनी फेमस नहीं है, तो न्यूज इन ट्रांजिशन है, आपको ऐसे चलते फिरते भी याद हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट को वापस से अलाउ कर दिया 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। 6 टीम रहेंगी वहां पे, T20 फॉर्मेट खेला जाएगा, एक अलाउ किया गया अभी। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। सो दिस इज द थिंग। ये आज का नेशनल, ये आज का करंट, आज का नहीं 11 का है, जल्दी 12 का, 13 का, और फिर मतलब ये चलता रहेगा सिलसिला भी, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, एक भी दिन का नहीं रुकेगा। अगर रुक भी जाता है तो एक दिन ऐसा होगा जब 2 दिन का मैं कर दूंगा, बिकॉज वही है कि जब इतनी सारी चीजें कराने के लिए होती है तो कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, बट दैट टू ऑल्सो आई विल कवर। सो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज डू कमेंट कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस या मैसेज आप मुझे कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे, जीएस कैसा लगा आपको, और कौन कौन सा सब्जेक्ट आप मुझसे चाहते हो। और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल आपको अटेंशन चाहिए, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय।